हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पांडे एक बार फिर आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको यूरोप के बारे में पढ़ाऊंगा और यूरोप की सारी जानकारियां हम लोग देंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारे सामने यूरोप का एक मैप है। यूरोप की हमें सबसे पहले सारी कंडीशंस चेक करनी होंगी। और ये मेरा स्क्रीन जा रहा है ऊपर। यहाँ पे एक सी है जिसे बैरेंट सी कहते हैं और ये आर्कटिक सागर में पड़ता है। और ये यूरोप की सबसे नॉर्दर्न सीमा है। यूरोप की नॉर्दर्न सीमा निर्धारित करती है ये रसिया है। रसिया का ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये यूरोप में आता है। ये रसिया का ये वाला पार्ट यूरोप में आता है। और इसके पश्चिम में इसकी कौन सा सी है? अटलांटिक ओशन। आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अटलांटिक लिखा है लेकिन टोटल अटलांटिक ओशन यहाँ तक है। तो अटलांटिक ओशन इसके पश्चिम में आता है। और इसका जो सबसे अगर भाग देखें पूर्व में, ये जो जुड़ा है यूरोप रसिया वाला पार्ट, तो ये यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत से एशिया और यूरोप दोनों पृथक करते हैं। हालांकि यूराल पर्वत कम्प्लीटली रसिया में ही आता है। तो रसिया का जो भाग यूराल पर्वत के पूरब साइड में है वो आ, एशिया के नाम से जाना जाता है, एशिया। और जो भाग पश्चिम भाग में है उसे ही यूरोप कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैस्पियन सी इसकी एक सीमा बनाती है। देखिए कैस्पियन सी में ही देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो है ये यूरोप के पार्ट में आता है। ये देखिए रसिया है। ये कैस्पियन सी भी इसकी सीमा निर्धारित करता है। और इसके बाद काकेशस पर्वत तथा ब्लैक सी इससे अलग होते हैं। ब्लैक सी देखिए इसमें एक कहा जाता है कि टर्की का इतना हिस्सा ये यूरोप में आता है और इसे बाकी हिस्सा एशिया में आता है। इसलिए टर्की को यूरोप का रोगी भी कहा जाता है, ऐसी संज्ञा की जाती है। तो इस महाद्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु को हम केप नॉर्डिकन कहते हैं, जो कि ये नॉर्वे दिख रहा है इसी का सबसे ऊपरी पॉइंट केप नॉर्डिकन है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इसका है गावाडोस, ग्रीस। ये ग्रीस है, सॉरी ग्रीस यहाँ पे, ग्रीस का सबसे उत्तरी बिंदु। नॉर्डिकन के बाद हम आए गावाडोस, ग्रीस। सबसे वेस्टर्न पॉइंट ये देखिए, ये है पोर्तुगल। पोर्तुगल के नाम है इसका कोबो डा रोका। कोबो डा रोका इसका सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, यानी ये हम जमीनी भाग को टच कर रहे हैं। और तथा इसका सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये यूराल पर्वत का सैलानी। आपने बहुत सारे लेक्चर पढ़े होंगे लेकिन ये कहीं भी आपने किसी भी यूट्यूबर द्वारा ये डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा होगा। यूराल पर्वत का पोलानी इसका 67.20 पार्ट, 67 डिग्री 20 मिनट जो पार्ट है ये इसे दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक पूरी यूरोप की सीमा है। अब महाद्वीप का जो सबसे उत्तरी छोर है ये केप माइस फ्लीजेली, केप माइस फ्लीजेली, केप माइस फ्लीजेली है। यूरोप और एशिया के बीच पूर्वी जो महाद्वीपीय सीमा है यूरोप एशिया के बीच, ये सीमा लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूरोप और एशिया की जो लाइन डिसाइड की गई है वो लगभग कितनी है। यहाँ पे हम आते हैं, रसिया से लेकर शुरू होती है। ये 3500 किलोमीटर की लाइन है जो यूरोप और एशिया की सीमा को निर्धारित करती है। और यूरोप महाद्वीप की जो तटीय लंबाई है, टोटल जो तट है ये टोटल तटों की लंबाई है 80,500 किलोमीटर।
तो बहुत काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आ सकते हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ता जा रहा है, यू मे नोट डाउन इट, everything is very much important and you must watch this video again and again to learn how much knowledge you are gaining from this video. अब इन महाद्वीपों में कुछ प्रायद्वीप आते हैं। इन प्रायद्वीप को हम बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्टिक प्रायद्वीप और तो और आइबेरियन प्रायद्वीप एंड पेनाइन के नाम से इसको बुलाते हैं। तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ये जो है प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप को हम कहते हैं बाल्टिक नेशन। इसमें 3 नेशन आते हैं बाल्टिक नेशन। बाल्टिक नेशन में 3 देश आते हैं, आप देख रहे होंगे। इसे कहते हैं एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल है टालिन। इसके बाद लाटविया आता है, लाटविया की कैपिटल है रीगा। इसके बाद लिथुआनिया आता है और लिथुआनिया की कैपिटल है विल्ना या विल्नियस। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बाल्टिक जो नेशन है या बाल्टिक स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, ये कौन से हैं? एल, लिथुआनिया, लाटविया, लिथुआनिया और लिथुआनिया। अब देखो जो एस्टोनिया है, टोन से बना है। टोन में क्या होता है? तालिन, ठीक है। टोन से तालु जुड़ा है, इससे एस्टोनिया की टालिन। अब हमारी जो कैपिटल है लाटविया, लाटविया की रीगा और लिथुआनिया की विल्नियस है। और लिथुआनिया ही एक ऐसा देश है जिसकी लैंग्वेज हमारी संस्कृत से काफी हद तक मिलती जुलती है। यानी अगर लिथुआनियन लैंग्वेज को हम लोग सीखा जाए तो इट इज क्लोजर टू संस्कृत। बहुत सारे वर्ड संस्कृत के हूबहू लिथुआनिया में मिलते हैं। तो एक इससे एक अवधारणा भी तक होती है कि जो आर्य थे वो कहीं ना कहीं इन एरिया से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज मैच कर रही है। तो अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है बाल्कन स्टेट। बाल्कन स्टेट वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट है जो देखिए जिसे कर्सर मेरा घूम रहा है, ये बाल्कन स्टेट। बेसिकली बाल्कन स्टेट में जो है 6 नेशन आते हैं जिनको सामूहिक रूप से हम बाल्कन, अब देखिए इसे बाल्टिक कहते हैं जो ऊपर है और इसे हम बाल्कन कहते हैं। इतना ध्यान से रखने वाली बात है। और बाल्कन नेशन में कुल 6 नेशन आते हैं। इसमें है सर्बिया, सर्बिया की कैपिटल है मोंटीनेग्रो। ये छोटे छोटे देश हैं। सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड। मोंटीनेग्रो की कैपिटल है पोडगोरिका। मोंटीनेग्रो की कैपिटल है पोडगोरिका। और बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया। रोमानिया की बुखारेस्ट। अल्बानिया की तिराना और लास्ट में है ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। इन सबको मिला करके देखिए यहाँ पे, देखिए ये दिख रहा है रोमानिया की बुखारेस्ट, बुल्गारिया है, बुल्गारिया की सोफिया है और यहाँ पे लास्ट में है ग्रीस और ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वो 6 नेशंस कौन है। यू हैव टू रिमेम्बर दीज नेशंस एग्जैक्टली। अब देखिए ये है हमारा आइसलैंड देश, जो कि पूरा का पूरा आइलैंड में पड़ता है, पूरा आइलैंड द्वीप है और दुनिया का सबसे शांत देश है। इसकी कैपिटल है रिकजाविक। यहाँ के लोग, क्योंकि आबादी भी कम है, यहाँ के लोग बहुत ही शांत प्रिय हैं। अगर आप देखेंगे कि हमेशा जो नेशंस के सर्वे आते हैं तो हमेशा जो देश आता है वो आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे ही आता है, उसके बाद ही न्यूजीलैंड। और ऑनेस्ट देश भी है, काफी नॉर्थ में पड़ता है, उत्तरी भाग में काफी बर्फबारी होती है। ये है हमारा आइसलैंड। अब कुछ कैपिटल्स जो इम्पोर्टेंट है इसको हम पढ़ रहे हैं। आइसलैंड की कैपिटल है रिकजाविक। याद रखिएगा नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। यहाँ से नोबेल शांति पीस प्राइज का अवार्ड नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है, नोबेल का। बाकी सारे अवार्ड
स्वीडन, ये देश देख रहे हैं आप, स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से दिया जाता है। ये फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। और हेलसिंकी फिनलैंड किस लिए फेमस है? इसे हजारों झीलों का देश कहते हैं, हजारों झीलों का देश फिनलैंड। ये रूस, रसिया है, रसिया की कैपिटल है मॉस्को। और देखिए यूक्रेन, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यहाँ से सीमा बन रही है, ठीक है। बेलारूस है, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। यहाँ पे मैंने बताया कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 नेशन है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की कैपिटल है टालिन, लाटविया की कैपिटल है रीगा, और लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। यहाँ पे देखिए रसिया का कुछ पार्ट है जो कि बाल्टिक सी से जुड़ा है, और रसिया इस पार्ट से ही यूरोप के सारे देशों को अपने जो है प्रोडक्ट की सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। और जानते ही हैं कि रसिया दुनिया में सबसे ज्यादा गैस का प्रोड्यूसर है, यानी जितनी भी आपके दुनिया में गैस प्रोडक्शन सप्लाई होती है उसमें रसिया का सबसे बड़ा योगदान है। तो देखिए ये छोटा सा जो प्रायद्वीप है इसे जूटलैंड प्रायद्वीप कहते हैं, है तो छोटा सा। इसका कैपिटल ये है डेनमार्क, कैपिटल है कोपेनहेगन। लेकिन इसमें इसका आधिपत्य किसमें है? वो द्वीप जो कि आता तो फिजिकली अमेरिका में है, लेकिन अधिकार में किसके आता है? डेनमार्क। और उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड, कैपिटल नूक। तो ये सारी चीजें याद है कि कैपिटल से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये है आयरलैंड, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। और ये यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम किंगडम की कैपिटल क्या है? लंदन। अब हम लोग यहाँ पे और आते हैं पोर्तुगल। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन। आजकल सबसे चर्चा में एक देश है स्पेन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और यहाँ पे देखिए चर्चा में वजह क्या है? ये मोरक्को। मोरक्को एक ऐसा देश है जो कि चाह रहा है कि यहाँ से जितने भी शरणार्थी हैं वो स्पेन में भेजा जाए, क्योंकि स्पेन की कुछ सीमा मोरक्को से सटे हुए भाग में यानी अफ्रीकन भाग में भी लगती है। यहाँ पे है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है, जर्मनी की कैपिटल है ये बर्लिन। और ये है बेनेलक्स। बेनेलक्स मैं बता रहा हूँ कि 3 देशों का समूह है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेनेलक्स। तो इसमें बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है और लग्जमबर्ग आता है। ये जो देश है इनको मिला करके ही बेनेलक्स बना है। अच्छा, इनमें कुछ देशों की खासियत ये है, नीदरलैंड खासकर, कि इन्होंने समुद्र को पीछे ढकेल दिया है, तो समुद्र को भी पीछे ढकेल दिया है और पीछे ढकेल करके एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर रखी है, तो बिग वाल। उसे हम लोग पोल्डर कहते हैं, और जो जगह है उसे हम डाइक कहते हैं जहाँ पे हम खेती करते हैं। तो ये डाइक, जो डाइक है, पोल्डर है, इनका यूज करके इन्होंने वहां पे समुद्र को पीछे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पीछे छोड़ भेज करके वहां पे दीवार खड़ी करके खेती करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से भी बहुत पूछा जाता है। यह इटली, कैपिटल रोम है, और इसी के अंदर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी पड़ता है। इसे हमें याद रखना है, एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है। पोलैंड है, पोलैंड की कैपिटल वार्सा है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कंट्रीज दैट वी हैव टू रिमेम्बर फॉरएवर, बिकॉज मैचिंग में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ड्रेनेज सिस्टम है क्या? ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र को कहा जाता है, जिससे नदियां अपना मुहाना किस किस सागर में बनाती हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम के भाग से बनते हैं। तो सबसे पहले यूरोप की जो अधिकांश नदियां हैं ये आल्प्स पर्वत से निकलती हैं। आल्प्स पर्वत से निकल करके इसमें एक सबसे लंबी नदी है, जैसे ये पर्वत लगभग ऐसे पार्ट में है, ये वोल्गा नदी।
और वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि यहाँ से होते हुए कैस्पियन सी में अपना मुहाना बनाती है। अच्छा, वोल्गा नदी को आज की डेट में डॉन नदी से मिला दिया गया है। डॉन नदी से इसे मिला दिया गया है। फलतः काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे। आप देखिए, इसको समझिए, ये वोल्गा सी है। अब देखिए, कैस्पियन सी और ब्लैक सी से होते हुए रास्ता निकल जाता है मेडिटेरियन सी। तो क्योंकि अगर हम कैस्पियन सी वाले पार्ट से कुछ भेजना चाहते हैं, तो हम वोल्गा रिवर और डॉन रिवर मिल गई, और डॉन रिवर का मुहाना है काला सागर में। तो काला सागर से होते हुए हमारा शिप, ये जो बास्फोरस स्पेस है, इससे निकलते हुए ये पहुंच जाता है यूरोप में। तो हमें समझ, ये इस नदी को जोड़ने का काम इसीलिए किया गया था, ताकि बेसिकली रसिया और इससे जुड़े हुए देश ये आपस में कनेक्ट हो सके और अपना जो भी शिपमेंट है, क्योंकि दुनिया का 80% एक्सपोर्ट समुद्री मार्गों से होता है, केवल 20% जो एक्सपोर्ट होता है वो हवाई जहाजों से होता है। हाउ मच इंटरेस्टिंग कि 80% समुद्री मार्गों से होता है, क्योंकि समुद्री मार्ग से जर्नी सबसे सस्ती मानी जाती है पूरी दुनिया में। वी हैव अ शिप, और इसी से हम अपना पूरा सामान इसको भेजते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी थी। सबसे बड़ी चीज है कि सारातो और वोल्गोग्राद सिटी वोल्गोग्राद सिटी वोल्गा नदी के मुहाने पे ही स्थित है। हम यूं कह सकते हैं कि वोल्गा नदी के नाम पे ही वोल्गोग्राद सिटी का नाम रखा गया है। यूरोप की कुछ अन्य फेमस नदियों को हम देखते हैं। हम आते हैं इंग्लैंड में है टेम्स रिवर। टेम्स रिवर फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे इसी रिवर के किनारे इंग्लैंड के 3 फेमस शहर बसते हैं। वो है लंदन और ऑक्सफोर्ड एंड रीडिंग सिटी। यानी लंदन, ऑक्सफोर्ड एंड रीडिंग सिटी 3 प्रमुख शहर। यानी ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली वो ऑक्सफोर्ड सिटी में पड़ती है, और ऑक्सफोर्ड सिटी भी टेम्स नदी के मुहाने पे है, और लंदन भी। ये टेम्स रिवर इसलिए फेमस है। फिर हम आते हैं डेन्यूब। देखिए, जर्मनी की डेन्यूब रिवर है। ये रिवर देखिए कितनी बड़ी नदी है। डेन्यूब निकलती है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। याद रखिएगा, डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, जो कि एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, और ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डेन्यूब नदी। इस नदी की क्या खासियत है? यह विश्व की एकमात्र रिवर है जो 10 देशों से होकर गुजरती है। और वो 10 देश कौन से हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मालडोवा। आप इन 10 देशों का नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है। 10 देशों से बहने वाली एकमात्र नदी है जर्मनी के डेन्यूब। और इसके तट पे यूरोप की 5 देशों की राजधानियां पड़ती हैं। यू मस्ट रिमेम्बर दैट। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। बुखारेस्ट रोमानिया, ये सबसे लास्ट में है, बुखारेस्ट रोमानिया। फिर बेलग्रेड है, जो पूर्व यूगोस्लाविया की राजधानी थी। बुडापेस्ट हंगरी। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की। और वियना जो कैपिटल है वो ऑस्ट्रिया की है। और लास्ट में ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रातिस्लावा जो कैपिटल है वो किस देश की है? तो स्लोवाकिया की है। और किस नदी के किनारे पे ब्रातिस्लावा पड़ता है? तो वो नदी है डेन्यूब रिवर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन मेनी एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू रिमेम्बर जस्ट इट। अब हम लोग पढ़ते हैं एक नदी जिसका नाम है रोन नदी। ये है रोन नदी। रोने से मत लीजिएगा, ये रोन नदी है, नाम है रोन नदी।
नदी, ये फ्रांस में पड़ती है और ये जूरा पर्वत से निकलती है। यहाँ पे एक जूरा पर्वत है, ये भी आल्पस पर्वत का ही भाग है। जूरा पर्वत नाम क्या है? जूरा पर्वत, वहां से निकलती है और ये बहती हुई दक्षिण की तरफ, यानी इसका झुकाव ऐसे है, दक्षिण की तरफ जाती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो हमें याद क्या करना है कि रोन नदी निकलती कहाँ से है? जूरा पर्वत से, और कहाँ गिरती है? दक्षिण की तरफ जाकर के भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो इसकी खासियत क्या है कि फ्रांस का एक बहुत फेमस शहर है लियोन। कौन सा शहर? लियोन। लियोन सिटी फ्रांस की इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। आगे हम आने वाले लेक्चर्स में ये देख सकते हैं कि ये फ्रांस का एक बहुत औद्योगिक शहर भी है लियोन। अब हम आगे पढ़ते हैं गैरोन नदी। देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये नदी है गैरोन। गैरोन रिवर की खासियत ये है कि यह नदी फ्रांस के सेंट्रल मैसिव, ये जो क्षेत्र है ये इसे कहते हैं सेंट्रल मैसिव, सेंट्रल मैसिव क्षेत्र से निकलकर ये देखिए खाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है। इसे क्वेश्चन में पूछता है, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच में ये पाई जाती है। और ये जो नदी है जो सेंट्रल मैसिव से निकलती है, गैरोन रिवर, ये बिस्के की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो हमें इसे समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है गैरोन रिवर। और कौन सी नदी जो बिस्के की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, जो फ्रांस के सेंट्रल मैसिव से निकलकर बिस्के की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, वो नदी है गैरोन रिवर। अब हम आते हैं वेजर नदी। ये जर्मनी की नदी है वेजर नदी। और ये नदी की खासियत ये है कि ये बिर्रा व फुल्दा नदियों के संगम से निर्मित आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट नदी, जिसे हम कहते हैं डॉन रिवर। डॉन रिवर की खासियत क्या है? क्यों डॉन फेमस है? डॉन रिवर यहीं पे है। डॉन रिवर की खासियत ये कि यह नदी पश्चिम रूस के तुला से निकलती है। ये देखिए डॉन, और डॉन रिवर पश्चिमी रूस के तुला से निकलकर गिरती कहाँ है? ब्लैक सी, या इसे हम अजो सी भी कहते हैं। अजो सी में मुहाना बनाने वाली एकमात्र रिवर है, उस रिवर का नाम है डॉन रिवर है। और इसमें जो पत्तन है इसे कहते हैं रोस्तो पत्तन। रोस्तो पत्तन एंड रोस्तो नगर भी यहाँ पे स्थित है। इसे हमें इसी नदी के तट पर है। और मैं आगे बता चुका हूँ कि डॉन रिवर जो है वो वोल्गा नदी से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। अब हम आते हैं नीपर नदी। नीपर नदी की खासियत क्या है? एकदम डॉन के नीचे आप देख सकते हैं नीपर रिवर। नीपर नदी, या नदी वल्दाई पहाड़ी या वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है। और ये बेलारूस और यूक्रेन, यानी ये जो सीमा है बेलारूस और यूक्रेन से होते हुए काला सागर में गिर जाती है नीपर रिवर। कौन सी रिवर? नीपर रिवर। आगे आती है निस्टर रिवर। निस्टर रिवर यूक्रेन व मालडोवा, बहुत छोटा सा देश है मालडोवा, की सीमा बनाती है। यह नदी भी काला सागर में गिर जाती है। अब हम आते हैं ओडर नदी। देखिए ये ओडर रिवर दिख रही है। ओडर रिवर की खासियत सबसे बड़ी है कि यह पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है। ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? वो नदी है ओडर रिवर। और ये कहाँ गिरती है? ये गिरती है बाल्टिक सी में। ये है बाल्टिक सी। ये वाला सी क्या कहलाता है? बाल्टिक सी। तो स्टेटिन सिटी किस नदी के किनारे बसा है? तो इसे हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमको जानना जरूरी है कि ओडर नदी के किनारे है। आगे है विस्चुला नदी। और यह नदी भी विस्चुला, ये देखिए विस्चुला नदी भी बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है।
और ये पोलैंड की राजधानी वारसा। वारसा भी किसके किनारे स्थित है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पोलैंड की राजधानी वारसा किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो उस नदी का मुहाना है, उस नदी का नाम है विस्चुला, और ये जो पोलैंड की कैपिटल है वारसा उसी नदी के किनारे स्थित है। कुछ नदी और भी है जिसे ड्यूरो कहते हैं। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखिए ये ड्यूरो है, ये स्पेन और पुर्तगाल से होते हुए गिरती है। अब हम एब्रो नदी के बारे में देखते हैं। देखिए यहीं पे एब्रो रिवर है, ये स्पेन से निकल करके कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। और एब्रो नदी स्पेन के कैंटाब्रियन अगर पूछा जाए तो कहाँ पाया जाता है, पर्वतमाला, कैंटाब्रियन पर्वतमाला पाया जाता है स्पेन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंटाब्रियन कहाँ पाया जाता है, स्पेन में। अब ये जार और गोजा शहर, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जार गोजा। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन का लेवल हाई जाएगा तो पूछेगा कहीं भी, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए, ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी या नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग चीज लेके आता हूँ। तो जारगोजा शहर किसके नदी के किनारे स्थित है, ये है एब्रो नदी के किनारे। अब तीन नदी आते हैं हम फ्रांस के पास, जो इम्पोर्टेंट है। तीन नदी की खासियत यही है, बहुत छोटी सी नदी तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फ्रांस का पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, वो नदी है सीन रिवर। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार और आने वाले समय में भी पूछा जाता रहेगा। और ये नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। इंग्लिश चैनल बहुत ही छोटा सा एक सकरा रास्ता है, समुद्री रास्ता, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस को पृथक करता है। 30 किलोमीटर से थोड़ा बहुत आसपास है, 30, 25, 37 के आसपास। अब एक नदी है जिसे कहते हैं लोयर नदी या लुइरे नदी। ये देखिए लोयर नदी या लुइरे नदी, ये फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग से निकलकर पश्चिम में बहती हुई अटलांटिक महासागर के बिस्के की खाड़ी में गिर जाती है। तो बिस्के की खाड़ी में दो नदियां गिरती हैं, एक गैरोना है और एक है लोयरा लुइरे नदी। अब हम आते हैं राइन रिवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइन रिवर के बारे में, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड यहाँ पे दो देश बचे हैं, में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। इसके तट पे कौन सा प्रसिद्ध बंदरगाह है, और कोलोन सिटी है, कोलोन बंदरगाह भी है। और बॉन, जर्मनी का बॉन शहर भी इसी के किनारे स्थित है। ज्ञातव्य, इसको हम जान सकते हैं कि यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सी नदी का है, तो वो है राइन रिवर। इससे बहुत सारा व्यापार होता है और बहुत ही बिजिएस्ट, वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व के सबसे अधिक व्यापारिक भार वाले बंदरगाह में से एक। यहाँ पे एक और बंदरगाह है कोलोन के अलावा, कोलोन सिटी है, रॉटरडम। पूछा जाएगा रॉटरडम बंदरगाह इस नदी के मुहाने पे। राइन रिवर किस लिए फेमस है, क्योंकि राइन रिवर किसके किनारे बसा है, तो राइन रिवर के किनारे दो प्रमुख शहर हैं, एक वान है, एक कोलोन। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। पो नदी इटली की गंगा कहलाती है, जो कि एड्रियाटिक सी, ये वाला सी एड्रियाटिक सी भूमध्य सागर का ही पार्ट है, लेकिन इसका नाम उपनाम है एड्रियाटिक सी में अपनी जल गिरा देती है। अब देखिए एल्बे नदी हम यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, ये एल्बे नदी है। एल्बे नदी की खासियत है कि ये चेक गणराज्य के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और जर्मनी में बहती हुई नॉर्थ सी में गिर जाती है। और इसके किनारे जर्मनी का एक प्रसिद्ध शहर है हैम्बर्ग, बहुत फेमस शहर है। अक्सर जब इंडिया से फ्लाइट जाती है यूएस के लिए, तो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से होते हुए यूएसए के लिए ये हैम्बर्ग में ये लोग रुकते हैं, फ्यूल स्टेशन भी है, और यहाँ से होते हुए आगे जाती है। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, और बहुत ही बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है हैम्बर्ग। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, आप देख सकते हैं, ये नदी है एल्बे। वो नदी हमने कर लिया टाइबर नदी। देखिए ये टाइबर नदी, ये भी इटली में है। और रोम
टाइबर नदी के किनारे पे ही बसा है। ये इटली में एक सीरीज है, AP9 पर्वत से ये निकलती है और ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों, और उसमें से कुछ एक और महत्वपूर्ण नदी है ओनेगा, ये पूरी रूस की नदी है, और एक डिवीना और मेजेन रिवर मेजनी के नाम से है, और मेजेन रिवर भी गिरती है कोला प्रायद्वीप से सटे हुए भाग में, यानी नॉर्थ सी में। तो इस तरीके से हम पूरे यूरोप को कवर कर चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आप इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आई होप। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि यूरोप के देश बहुत छोटे छोटे हैं, और यूरोप के देशों की खासियत ये है कि अधिकतर ये प्रायद्वीप बनाते हैं। तो इसमें से अधिकांश क्वेश्चंस इनके प्रायद्वीपी भाग से भी पूछे जाते हैं, और इनकी जो झीलें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और झीलों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत सारी झीलें इसमें नहीं है, जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे हम देख रहे हैं, ये पेनिनसुला है, ये देखिए आइबेरियन पेनिनसुला। पूछा है आइबेरियन प्रायद्वीप किन दो देशों या कहाँ पाया जाता है, और किन दो देशों की सीमाओं पे स्थित है, या किन दो देशों में पाया जाता है। तो ये दो देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। आइबेरियन प्रायद्वीप स्पेन और पुर्तगाल दो देशों में पाया जाता है। इसके बाद है पिरेनीज बेसिकली ये आपको मिलेगा स्पेन और फ्रांस के बीच। यहाँ पे देखिए बे ऑफ बिस्के है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दो नदियां हैं जिनका मुहाना यहाँ पे बनता है। तो आगे आप बढ़ेंगे, एक लॉयर नदी आपको दिख ही रही है, और आप देखिए ये ब्रिटिश आइसल्स हैं, यहाँ पे ये आयरलैंड है, ठीक है। ये सी को हम नॉर्वेजियन सी कहते हैं, ये आइसलैंड है। ये स्कैंडियन प्रायद्वीप है। स्कैंडियन प्रायद्वीप में दो देश बेसिकली आते हैं, नॉर्वे और स्वीडन। यहाँ पे देखिए ये डेन नेविस 1343 यानी 1343, ये चोटी का नाम है, सबसे ऊंची इंग्लैंड की, केवल 1343 और हमारा देश देख रही है, हमारे देश में 7000, और यहाँ नेपाल में तो वही माउंट एवरेस्ट है ही। यहाँ पे देखिए गाल्फोगिन, ये 2469 है, ये नॉर्वे में पड़ता है, नॉर्वे है ये है स्वीडन, और यहाँ पे फिनलैंड। ये देखिए जूटलैंड प्रायद्वीप, यहाँ पे अब आज एक मुहाना बना दिया गया है, यहाँ से भी व्यापार हो सकता है। जूटलैंड प्रायद्वीप बेसिकली किसमें है, डेनमार्क में पार्ट में आता है। अब नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, प्लेन किस लिए है ये, क्योंकि यहाँ पे खेती की जाती है, इसलिए इसे नॉर्थ यूरोपियन प्लेन कहते हैं। देखिए रिवर्स काफी हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं, उनके में आने में इंडस्ट्री भी बसी है, खेतियां भी होती हैं। और देखिए माउंट ब्लैंक है, ये जो है इधर की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, इसकी हाइट है 4807। हालांकि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रूस, नाम एल्ब्रूस यानी एल्ब्रूस, कहाँ पाई जाती है, रसिया में। इसकी हाइट है 5642, ठीक है। काकासस रेंज में ये पाई जाती है। और देखिए ये है पोडोलियन अपलैंड, ठीक है। ये देखिए नदी है निस्टर, यहाँ पे पोडोलियन, यहाँ पे देखिए कार्पेथियन रेंज है, पूछा जाता है कार्पेथियन रेंज यूरोप में है। यहाँ देखिए बाल्कन से जो 6 देश मैंने बताए थे, वो 6 देश हैं। अब देखिए कुछ और झीलें हम समझ लें, लेक ओनेगा, लेक लडोगा, ये दोनों झीलें जो है कहाँ पाई जाती है, रूस में पाई जाती है। अब हम आते हैं, देखिए कुछ सी समझ लेते हैं। देखिए एजियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम इसमें स्टेट बताएंगे तो एजियन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी, और यहाँ पे है बास्फोरस सी, डेड सी, ठीक है। तो यहाँ पे बास्फोरस जल संधि भी है। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आयोनियन सी है, जो कि देख रहे हैं आप, इटली AP9 श्रृंखला है, देखिए पूरी श्रृंखला है, इससे ये एक किनारे पे श्रृंखला है, और थोड़ा बहुत इसमें ये है लैंड। ये पो रिवर है और आल्प्स रेंज है, जो कि कई देशों में जाता है। छोटा सा देश, क्योंकि देश चूंकि छोटे छोटे हैं, तो आल्प्स रेंज
फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, स्विट्जरलैंड में भी, एक छोटा सा देश अंडोरा है, ये सारी पे होती है। यहाँ देखिए लिगुरियन सी है, यहाँ पे टिरहिनियन सी है, इन सबको हमको समझना है। ये एल्बोरान सी, कभी कभी पूछता है एल्बोरान सी कहाँ है, देखिए जस्ट आप यहाँ पे आएंगे, ये स्पेन और ये मोरक्को, इनके बीच में पड़ता है जो सी, उसे कहते हैं एल्बोरान सी। और ओवरऑल दिस इज मेडिटेरियन सी। यहाँ पे माउंट इतना है क्योंकि ये ज्वालामुखी पर्वत है। और यहाँ पे एक स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो हमेशा पड़ता रहता है। तो हम लोगों ने काफी चीजें कवर की, अब आगे की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आई होप you are enjoying this lecture and keep watching, because this is very much informative lecture and I am just holding this. Thank you very much. Enjoy this again.